तो बच्चों आज जो हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने वाले 15 मिनट में जो हम लोग खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। तो कभी आपने सोचा है बच्चों कि जब कोई सेल डिवाइड करता है और दो नए सेल बनाता है तो उसमें क्या होता है? जो होता है बच्चों वो आपके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को समझने के लिए और आराम से बोर्ड में लिखने के लिए कुछ रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आगे सुनो बच्चों, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो उसमें सबसे पहले डिवीजन होता है आपका न्यूक्लियस का, जिसको आप कैरियोकाइनेसिस कहोगे। पहले इसको समझो। उसके बाद क्या होगा, कोई भी सेल टूटेगा और दो नए सेल में बनेगा तो उस डिवीजन को कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म डेवलप डिवीजन कर गया, जिसको आप साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कर दोगे या फिर साइटोकाइनेसिस कहोगे। तो ये एक सेल है बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेशन होगा न्यूक्लियस में, और दो न्यूक्लियस में अगले स्टेप में आप इसको तोड़ दोगे। ठीक है, यानी नए सेल आने के लिए जो है, दो डॉटर सेल आने के लिए जो है दो न्यूक्लियस आपका तैयार है। एक जो है एक सेल एक में शिफ्ट कर जाएगा और एक जो है दूसरे में शिफ्ट कर जाएगा। इसके बाद क्या करोगे बाबू, कैंची आप चलाओगे। ठीक है, कैंची चलाओगे तो क्या होगा, दो नए सेल आपके आ गए। यानी इस कैंची चलाना डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म का क्या हो गया आपका, यहाँ पे डिवीजन हो गया। किसका? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो बच्चों कभी कभी क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है यहाँ पे जो हम लोग सर्कल लिए हैं, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन इक्वल हुआ। क्या हुआ? इक्वल हुआ। लेकिन हर केस में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, आगे आते बच्चों, दो नए सेल आ गए। यानी जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा है सबसे पहले उसका न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में बन जाएगा। समझे, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसको आप कैरियोकाइनेसिस कहोगे। ठीक है, दो न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कट लगा, दो आपके डॉटर सेल आ गए। यही आपका बाइनरी फिशन में भी होगा, आपका हर जगह होगा। आगे जो हम लोग बडिंग पढ़ेंगे वहाँ भी होगा। ठीक है, लेकिन बडिंग में एनसीईआरटी ने शो नहीं किया है, हाइड्रा में शो नहीं किया जाता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। तो बच्चों समझो मेरी बात, बाइनरी फिशन जो है हर साल बोर्ड में पूछा जाता है आपका अमीबा पे। किस पे? अमीबा पे पूछा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है ना, मतलब जो स्टेप जो रहा है बाइनरी फिशन में, उस स्टेप को जो है डायग्राम बनाने के लिए आपको बोला जाता है। पारामेशियम आपके एनसीईआरटी में नहीं है। बैक्टीरिया पता होना चाहिए, बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। लिशमानिया पता होना चाहिए बच्चों, और प्लाज्मोडियम, यानी अमीबा, लिशमानिया, प्लाज्मोडियम का डिवीजन आपके सिलेबस का पार्ट है। समझते हैं, तो वही होगा बच्चों, अमीबा है। एक और बात समझो, एक और बात समझो, अगर ये कोई सेल है, ये कहाँ से डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, डिवीजन के बाद क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हुआ इक्वल हुआ नहीं हुआ, इस बेसिस पे जो है हम लोग दो पार्ट में जो है किसको तोड़ देते हैं, आपके बाइनरी फिशन को तोड़ देते हैं। लॉन्गिट्यूड से कटा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ठीक है ना, जैसे अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। जब इस पर हम लोग कट लगा दिए तो बच्चों, इरेगुलर जब स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, इसका डिवीजन बराबर होगा क्या? कभी नहीं होगा बच्चों। तो इसको हम लोग इरेगुलर बाइनरी फिशन और सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं। तो आओ समझो कि बाइनरी फिशन की बात करें तो तीन प्रकार आया आपका, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिशन, जो आपको किसमें देखने को मिलता है, अमीबा में, और मल्टीपल फिशन जो आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। बच्चों यही ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, पता होना चाहिए। आगे आओ, क्या होगा, अमीबा है ये, अमीबा है। देखो अमीबा का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगले स्टेप में थोड़ा इलोंगेशन हुआ, साइटोप्लाज्म भी डेवलप किया, और अगले स्टेप में और इलोंगेशन दिखाया गया। आप इस स्टेप को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो बच्चों। आपको बोर्ड में जो है डिट्टो बनाकर नहीं आना है, आपको एग्जामिनर को जो है कॉपी आपका चेक करेगा, उसको समझ में आना है कि बच्चे को पता है। ठीक है ना, छाप क्या होगा उसको मालूम, बच्चे रट के आए हैं। आगे आओ, अगले स्टेप में जो है एक न्यूक्लियस इधर गया, एक न्यूक्लियस इधर गया, इस पॉइंट से जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, जिसको आप साइटोकाइनेसिस बोलते हो, और दो नए डॉटर अमीबा आ गए। तो क्या होता है बच्चों, ये आपका अगर पेरेंट बॉडी है तो ये पेरेंट बॉडी बच्चों डिवाइड करके जब दो बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म तो दो डॉटर अमीबा में जी रहा है। ठीक है ना, तो इसी को एनसीईआरटी लिखती है, जिसको आगे हम लोग फर्दर लेंगे। ठीक है, आ गया बाइनरी फिशन, सिंपल डिवीजन कैन ऑकर थ्रू एनी प्लेन। ठीक है, अमीबा हर अल्टरनेट ईयर पे पूछा जाता है बच्चों। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की बात करें तो ये आपका 2023 के एमसीक्यू में पूछा गया था, जो लिशमानिया में होता है। किसमें होता है? लिशमानिया में। तो लिशमानिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका
लिस्मानिया का फ्लैजेला है, ठीक है। आ गया बच्चों, तो लिस्मानिया है ये आपका डिवीजन हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, तो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस आपके बन गए, दोनों न्यूक्लियस अलग हुआ, ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कटेगा और दो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा अगले स्टेप में। ये लिस्मानिया में आपका होता है, इसके साथ आपका फ्लैजेला का डेवलपमेंट भी हो गया, ठीक है ना। एक यहाँ से, एक आपका अगले स्टेप में यहाँ से, तो इसको आप बस दिमाग में रखना, ये ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं पूछा जाता है। आ गया बच्चों प्लाज्मोडियम, तो क्या हुआ आपका मल्टीपल फिशन में, जब फिशन हुआ, फिशन बच्चों जानते हो फिशन एंड फ्यूजन, जब एक से दो बनता है इसको आप फिशन कहते हो, और आपका दो से एक बनता है उसको आप फ्यूजन कहते हैं, जो गैमेट्स में आपका फर्टिलाइजेशन में होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में क्या हुआ आपके, प्लाज्मोडियम में जब फिशन हुआ ना तो बहुत सारे डाउटर सेल बन गए। समझो बच्चों, अगर ये एक सेल है, इसमें जब फिशन हो रहा है तो इससे जो है बहुत सारे सेल जो है बन गए, बहुत सारे सेल बन गए, जिसको हम लोग मल्टीपल फिशन कह देते हैं, मल्टीपल फिशन कह देते हैं अगेन। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लिखने के लिए कभी बनाने के लिए नहीं पूछा जाए। आगे चलते हैं बच्चों, बडिंग। बडिंग में बात याद रखना है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ जिसको आप बड बोले, फिर ये बड क्या होगा, एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में जो है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है एक आपका, और यहाँ पे एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में जो है ये डेवलप कर गया, जिसको आप क्या कहोगे, बड, ठीक है ना। आगे समझो बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, किसमें होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बडिंग में। और आपको जो पूछा जाता है हाइड्रा, आपसे जो पूछा जाता है, ये जो आपका हाइड्रा पूछा जाता है, हाइड्रा एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों पता होना चाहिए। अगर बोर्ड में कभी घुमा के पूछ दिया गया, ठीक है ना, कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दिखाना है क्या, बडिंग, तो ईस्ट पूछ रहा है वो। अगर मल्टी सेल्युलर पूछ रहा है तो हाइड्रा पूछ रहा है। वैसे दोनों पे बोर्ड पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको बोलता है डायग्राम बना के एक एक स्टेप को दिखाने के लिए। तो ईस्ट आपके सिलेबस में नहीं है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन बोर्ड में आपके से बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाने का रीजन बनता है, जिसका आपको डायग्राम आगे मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ तो समझो, तो ये आपका एक क्या है, सेल है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक आउट ग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये आउट ग्रोथ जो है को आप कह के बढ़ गए, ये फिर फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से डिटैच कर जाएगा और एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो बच्चों बडिंग में अगर हम पूछे आपसे कि क्या पेरेंट बडी लॉस्ट हो गया, तो आप बोलोगे नहीं सर, पेरेंट बडी जो है आपका आराम से जी रहा है, ठीक है। तो इस बात को ही आप याद रखना। तो हाइड्रा में क्या हुआ, जिसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक आउट ग्रोथ डेवलप होगा जिसको आप बर्ड कहोगे। ये बर्ड जो है फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, ठीक है ना। फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिटैच कर जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, आप याद रखना। एक और बात याद रखना, बडिंग में न्यूक्लियर डिवीजन नहीं देखा गया, लेकिन बडिंग में भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक तो आपको दिख रहा है अलग हो रहा है, तो कैरियोकाइनेसिस आपका इसमें होता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिससे डाउटर न्यूक्लियाई जो है आपका शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। बर्ड में आगे आओ, अगले स्टेप में ईजी है बच्चों, आप आराम से कर लोगे। ईस्ट पे आगे बात करेंगे। इसके बाद स्पोरुलेशन, जिसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। लैंग्वेज पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। एक आप ब्रेड पे जो है राइजोफास का डेवलपमेंट होता है, जिसको आप ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, याद रखो, ब्रेड मोल्ड। बहुत बार आपने जो है 6th क्लास में ये पढ़ा होगा, स्पोर फॉर्मेशन 6 में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफस, क्या हुआ, ब्रेड पे जो है कुछ स्ट्रक्चर निकले, कुछ स्ट्रक्चर निकले, ये सारे स्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं इसको आपका क्या कहते हो, हाइफे कहते हो। क्या कहें, हाइफे का याद रखना बच्चों, क्या कहें, हाइफे कहें, आपको बस इतना याद रखना है। नीचे गया राइजोइड, कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया। ऊपर गया, ठीक है ना, स्पॉन्जियोफोर, कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया, लेकिन बोर्ड में जो है 2024 में क्वेश्चन आया था कि इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को जो है क्या कहते हैं, और ये पूछा गया था ये क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ राइजोफस में आपका, राइजोफस में क्या हुआ आपका, समझो, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ ब्रेड पे, जिसको आप क्या कहें, हाइफे कहें। क्या कहें, हाइफे कहें। बस कहानी सुनते रहो बच्चों। क्या कहें, हाइफे। कुछ हाइफे ऊपर चले गए, कुछ हाइफे नीचे चले गए, कुछ ऐसे हो गए। इस स्ट्रक्चर को आप देखो कहीं कहीं स्टोलन बोला जाता है। नीचे गए रूट, राइजोइड बोल दिया गया। ऊपर गए बच्चों, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पॉन्जियोफोर कहते हैं, ठीक है। पता नहीं होना चाहिए, बस आपको हाइफे पता रखो।
तो बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये होता है असेक्सुअल स्ट्रक्चर। क्या होता है? असेक्सुअल। ठीक है। अगला स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, असेक्सुअल सेक्सुअल नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों। ये जो होता है आपका स्ट्रक्चर जो होता है नॉन रिप्रोडक्टिव होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव बोर्ड में पूछा गया 2024 में। ये जो स्ट्रक्चर आपको नॉन रिप्रोडक्टिव, और ये स्ट्रक्चर जो हुआ स्पोर वाला, ठीक है ना, जिसके अंदर स्पोर बैठा है, ठीक है, इसको आप कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम। बोर्ड में पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, इसी साल पूछा गया कि ये बताइए कि स्ट्रक्चर देके कि ये जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है राइजोफस का, तो आपका स्पोरेंजियम है। उसके अंदर क्या आपके स्पोर्स हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है बच्चों, तो हाइफे बोलोगे या फिर स्पोरेंजियो स्पोर कहोगे। मैं रेफर करता हूँ हाइफे को, लेकिन आप स्पोरेंजियो स्पोर बोल सकते हो। ठीक है, आगे क्या हुआ, इस स्पोरेंजियो स्पोर के अंदर क्या था, स्पोर्स थे। क्या थे? स्पोर्स थे, जो आगे जो है स्थिति जब इनके के लिए अनुकूल होंगी, जिसको बायो के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, क्या बच्चों बोलते हैं हम लोग इसको, फेवरेबल कंडीशन, तो स्पोर्स को रिलीज करेगा और ये स्पोर्स रिलीज होंगे और जर्मिनेट करके नए राइजोफस बनाएंगे। अगर बच्चों फेवरेबल जो होता है आपका कंडीशन बाहर नहीं होगा तो ये स्पोर्स रिलीज नहीं होंगे, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग डेवलप्ड हो जाता है, जिसको आप सिस्ट कहते हो, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बस याद रखना, हार्ड कवरिंग थिक लेयर जो है डेवलप हो जाता है जब कंडीशन अनुकूल नहीं होता है। तो आपके स्पोर फॉर्मेशन में इतना ही होता है। क्या हुआ, ब्रेड के ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए, कुछ नीचे गए कुछ ऊपर गए, हाइफे, सारे स्ट्रक्चर हाइफे। ठीक है, ऊपर गया हाइफे, ऊपर जो है एक स्पोरेंजियम डेवलप हुआ। इस स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोर्स बैठे हुए थे, जो इस पर फेवरेबल कंडीशन में जो है रिलीज हुए और जर्मिनेट करके नए आपके राइजोफस बनाए। कंडीशन जब अनफेवरेबल होगा तो इसके ऊपर थिक लेयर जो है डेवलप हो जाएगा, बस इतना पता होना चाहिए। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है आपका, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर हाइफे, और आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजियम, इतना पता होना चाहिए। आगे आओ, फ्रेगमेंटेशन बच्चों, फ्रेगमेंटेशन जो आपका स्पाइरोगायरा में होता है, किसमें होता है, स्पाइरोगायरा। क्या होता है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन पता होना चाहिए। आप कहोगे बाद में सर दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में सेम तो हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म जो है अलग, समझो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट गया, तोड़ा नहीं गया बच्चों, टूट गया और खुद से टूटा और नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लिया। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर लिया, डेवलप कर गया, आपको बोलोगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जा रहा है कितना, फ्रेगमेंट में, और हर एक फ्रेगमेंट मैच्योर फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल में क्या डेवलप कर जा रहा है, फ्रेगमेंटेशन कहोगे। एग्जाम्पल आपका स्पाइरो गायरा और हाइड्रा। बच्चों हाइड्रा को याद रखना, हाइड्रा बडिंग भी शो करेगा, आपका 3 जगह काम आएगा, फ्रेगमेंटेशन भी शो करेगा और रीजनरेशन भी शो करेगा। बहुत ज़रूरी है ये तीनों आपको याद रखना, हाइड्रा में भी पूछा जा सकता है। तो हाइड्रा के स्ट्रक्चर को आप देख लेना, इस हाइड्रा को 3 पार्ट में आप फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना और 3 नए हाइड्रा अगले स्टेप में बना देना, आप इजीली कर सकते हो। आगे आओ बच्चों, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में हुआ, बोर्ड में बनाने के लिए पूछे बोलेगा, वैसे पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो आप आराम से ऐसे करना, ऐसे करना, और ऐसे एकदम इजी स्ट्रक्चर है। इसके बाद 3 कट लगाना और तीनों से जो है ऐसे स्ट्रक्चर बना देना आगे। ठीक है, ऐसे आप स्ट्रक्चर बना देना, आपका फ्रेगमेंटेशन डन। किसमें हुआ, स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन की बात सुनो बच्चों, रीजनरेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें किसी कॉज की वजह से जो है डिवाइड कर जा रहा है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, जैसे कि लिजार्ड का जब आप टेल के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, कॉज की वजह से टूटा, खुद से नहीं टूटता रीजनरेशन में कभी भी। ठीक है, रीजनरेशन में जो है, जैसे कि एग्जांपल आपका प्लेनेरिया है, पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, प्लेनेरिया आपका एग्जांपल है, आप देख सकते हो प्लेनेरिया। ठीक है, पहले प्लेनेरिया, हाइड्रा तो आपको बताया 3 जगह हाइड्रा आपसे पूछा जाता है। प्लेनेरिया हुआ 3 जगह स्प्लिट कर गया प्लेनेरिया, और हर एक पार्ट जो है एक फुल्ली मैच्योर ग्रोइंग इंडिविजुअल में जो है आपका चेंज हो गया। किस में हुआ, प्लेनेरिया में। ठीक है ना, कौन सा डिवीजन, रीजनरेशन हुआ। ठीक है, और आपका फ्रेगमेंटेशन किस में हुआ, स्पाइरोगायरा में। बच्चों रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में फ़र्क यही है
कि रीजनरेशन में किसी कॉज से टूटा, रीजनरेशन में किसी कॉज से टूटा, फ्रेगमेंटेशन में खुद से टूटा और नए इंडिविजुअल को बनाया। इसमें कट लग गया किसी कॉज की वजह से, या कोई बॉडी पार्ट इसका लॉस्ट हो गया तो उसने नया बॉडी पार्ट बना लिया। तो रीजनरेशन में बच्चों पेरेंट बॉडी क्या हुआ, धरती से गायब हो गया। पेरेंट बॉडी रीजनरेशन में धरती से गायब हो गया। आगे बोलेगा एनसीईआरटी, सुनो बच्चों, एनसीईआरटी सुनो। मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट एंड broken up into many pieces, many of these pieces grow into a separate individual. For example, simple organism like hydra, hydra भी शो करता है बच्चों, ठीक है। और planaria can be cut into any number of pieces. Each piece grows into a complete organism. This is known as regeneration, ठीक है। किसमें शो किया, आगे सुनो, ये कोई काम का नहीं है। रीजनरेशन ये पता होना चाहिए, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। दिस सेल proliferate एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू। दिस चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। एक मास ऑफ सेल से क्या हुआ, टिश्यू, मास ऑफ सेल से क्या बना आपका, टिश्यू बना, ठीक है ना, ठीक है, टिश्यू बना। इसी को आप क्या कहें, डेवलपमेंट कहें, जो फर्दर रीजनरेशन में आपको बताया गया। आगे सुनो, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट और गिव रीजन में बहुत बार पूछा गया बच्चों। तो आपको समझ में आया कि रिप्रोडक्शन में जो है हमारे पेरेंट्स तो जिंदा रहते हैं जन्म देने के बाद, लेकिन रीजनरेशन में बेचारा प्लेनेरिया जन्म देने के बाद इसकी पूरी पेरेंट की बॉडी क्या हो जाती है, धरती से समाप्त, नए इंडिविजुअल आ जाते हैं। यही आपका डिफरेंट है। रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, जस्टिफाइड, यस, रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन बिकॉज द पेरेंट बॉडी इज लॉस्ट इन द केस ऑफ रीजनरेशन एंड नॉट इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको जो आप अच्छे से लिखोगे कि रीजनरेशन में पेरेंट बॉडी आपका डेवलप क्या हुआ, लॉस्ट होगा, रिप्रोडक्शन में लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। और बाकी आप डिफरेंस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में, उसके बाद आप और जो लिख सकते हो। आगे आओ बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये पूछा जाता है बच्चों, आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट में आप जानते हो दो पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव की बात करें तो आपका स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट क्या होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट। जब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के कोई प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा उसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सुनो, इसमें क्या सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट क्या हुआ, डिटैच कर जाता है फ्रॉम बॉडी ऑफ मदर और डेवलप होता है न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। बच्चों ये लिख के लाया हूँ थ्योरी आपके के लिए कि आप बेहतर से, अगर याद करने की आपको आदत है तो आप रट लोगे, ठीक है ना, लेकिन अच्छा है कि समझ लो, ये लिखने का ज़रूरत थोड़ा भी नहीं है। क्या हुआ, वेजिटेटिव पार्ट से जो है कोई नए जो है प्लांट डेवलप कर गया, जिसको आप क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहोगे। और जो डेवलप हुआ, ठीक है ना, जो उसको आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहोगे। सोमैटिक पार्ट जो इन्वॉल्व है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इसको आप क्या कहोगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। दो टाइप होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, याद रखो, नेचुरल मेथड होगा, आपका आर्टिफिशियल मेथड होगा, ठीक है। नेचुरल मेथड खुद से प्लांट में देखो, स्टेम से अगर डेवलपमेंट हो जाए, लीफ से हो जाए, रूट से हो जाए। रूट याद रखना स्वीट पोटैटो है, लीफ क्या होता है, ब्रायोफाइलम, पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में डायग्राम है। ब्रायोफाइलम में क्या हुआ, लीफ मार्जिन, इसको क्या कहता है, लीफ मार्जिन पे क्या हो गया, बड का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे छोटे से लीफ निकल गए और क्या होगा, ये जो है जाके धरती पे गिरेगा, ये जाके आपका क्या होगा बच्चों, धरती पे गिरेगा, कहाँ जा पे, धरती पे गिरेगा और क्या होगा, नया प्लांट बना देगा। ये किस में होता है, ब्रायोफाइलम के लीफ में होता है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। लीफ मार्जिन पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया किसका, बर्ड का, ठीक है। अब वो नए प्लांट में जो है चेंज हो जाएगा, किस में हुआ, ब्रायोफाइलम। आगे स्टेम से डेवलपमेंट हो जाए, जिसमें आपका आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गार्लिक, ग्रास में, और आपका बनाना में, आपको पता होना चाहिए। बनाना को जो है स्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। नेचुरल मेथड स्वीट पोटैटो आपको पता होना चाहिए, लीफ वाला एकदम पता होना चाहिए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ईजी है, ठीक है ना।
वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से जो है नया प्लांट डेवलप कर गया, और जिस पार्ट से डेवलप करता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। बच्चों दो टाइप होता है, नेचुरल मोड होता है, आर्टिफिशियल होता है, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। आर्टिफिशियल आपका कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, और आपका लेयरिंग हो गया। कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग हुआ। बच्चों लेयरिंग में क्या हुआ, स्टेम, देखो तीनों स्टेप में जो हम लोग स्टेम का यूज़ करेंगे, तो याद करने का आपको कोई ज़रूरत है नहीं। स्टेम, किसी भी प्लांट के स्टेम को जो है हम लोग क्या करेंगे, देखो समझो कि ये प्लांट है कोई, ये जो है आपका सॉइल हो गया, ठीक है, ये कोई प्लांट है आपका, तो क्या करेंगे इस केस में, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेम को जो है धरती के अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है, एक स्टेम को क्या हुआ धरती के अंदर डालेंगे, फिर यहाँ से नया क्या निकलेगा आपका प्लांट निकलेगा, उसके बाद यहाँ से कट लगा देंगे तो दो नया प्लांट बन जाता है। तो लेयरिंग को समझो, द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट टचेज द सॉइल, द स्टेम इज देन कट इनटू, वंस इट डेवलप रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो पता होना चाहिए, ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस याद रखना कि स्टेम को क्या किए, सॉइल में हम लोग क्या कर दिए, टच करा दिए, ठीक है ना, सॉइल में टच करा दिए, वहाँ से नया प्लांट डेवलप करेगा और उसको आप काट दोगे बाद में, ठीक है ना, यहाँ से स्टेम को काट दोगे, ठीक है। जब नया प्लांट पे डेवलप हो जाएगा तो किस में होता है, लेमन में होता है, जास्मिन आपको पता होगा, जास्मिन आपको पता होगा, रोज़ में भी होता है, ठीक है ना, करके देख लेना एक बार, लेमन में होता है, ये तीनों आपके घर में मिल जाएंगे। आ गया और कटिंग, स्टेम को काट दिया हम लोग, ठीक है ना, प्लांट के स्टेम, तो आपको पता होगा एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज स्टेम एंड बिलो द ग्राउंड इज रूट, पता होना चाहिए। कोई भी पार्ट, फ्लावर वलावर किसका पार्ट है आपका, स्टेम का पार्ट है, पता, स्टेम को काटे, ठीक है ना, और उसको जो है मट्टी में ग्रो किए, ठीक है ना, और नया प्लांट बनाया, इसको कटिंग कहते हैं, ठीक है ना। जो गुआवा में, मैंगो में, ठीक है, हुआ मैंगो के स्टेम को काटे एक और जाके धरती में रोप दिए, नया प्लांट बना, इसको आप कहोगे कटिंग। कोई प्लांट है उसके स्टेम को आप धरती में डाल दिए, क्या कहोगे, और वहाँ से नया प्लांट निकल गया, फिर यहाँ से कट लगाओगे बच्चों, कटिंग। तो याद रखना मैंगो में होता है, गुआवा में होता है, लीची में, लेमन में, रोज़ में, लेमन आपके यहाँ होगा, लीची हो सकता है, गुआवा, मैंगो, ये पेड़ जो आपके आसपास होंगे, ठीक है, आप करके देख सकते हो। आ गया हो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में अब बच्चों तुमको मन क्या कि एक पेड़ पे जो है, आम के पेड़ पे मैं जो मैं अमरूद खाऊं, ठीक है ना, या फिर आम के पेड़ पे मैं इमली खाऊं, तो इस केस में क्या करोगे आप, ग्राफ्टिंग करोगे बच्चों, क्या करोगे, ग्राफ्टिंग। एक पेड़ पे जो है दूसरा पेड़ आप लगाओगे, कैसे लगाओगे, किसी भी पेड़ के जो स्टेम को कट करे, ठीक है ना, फिर दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लांट के, किसी भी स्ट्रॉन्ग प्लांट पे जो है उसको ले आके आप लगा दिए, वहाँ पे भी कट लगाए, वहाँ पे आप लगा दिए। तो बच्चों जब समझो एक प्लांट है, समझे, जब इस पे आप लगा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग कोई प्लांट पे जाके लगा रहे हो, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से जो है आप लगाओगे, उस पर बैंडेज करोगे, तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग वैक्स का यूज़ करते हैं, किसका, वैक्स का, वही यहाँ पे लिखा गया ग्राफ्टिंग वैक्स का हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई इन्फेक्शन नहीं आए, फिर अगेन इन्फेक्शन आएगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, समझे। और जो आप प्लांट लगाओगे वो तो बर्बाद होगा ही, और जिसमें जो लगाओगे उसमें भी इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फ्रूटिंग वगैरह में डिलेइंग होगी या फिर दिक्कत आएगा प्लांट को, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो एप्पल में, ऑरेंज में, वाटरमेलन में, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, समझे, सजावट वाले प्लांट्स जो होते हैं। तो याद रखना प्लांट के स्टेम को जब धरती में डाले, नया प्लांट निकला, कटिंग। ग्राफ्टिंग क्या, ग्राफ्टिंग में क्या किया बच्चों, आपको आम पे इमली खाने का मन है, काटोगे इमली का पेड़, आम पे जाके लगा दोगे, ठीक है ना, जैसे लीची खाने का मन है, लीची का काटोगे स्टेम, जाके तुम आम के स्टेम पे लगा दोगे, वैक्स लगा दोगे, अगेन फंगल इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग। लेयरिंग, धरती में डाल दिए सीधे स्टेम को, लेयरिंग, धरती में डाल दिए स्टेम को, नया प्लांट डेवलप किया, फिर कट कर दिए, दोनों में डिवीजन कर दिए, लेयरिंग। स्टेम को लगाए, किसी प्लांट के स्टेम को काटे और धरती में रोपे और नया प्लांट निकला, कटिंग। इतना पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्यों है, क्यों करा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों, कम से कम दो तो पूछता है, दो एडवांटेज पूछा जाता है, चार एडवांटेज आपके एनसीईआरटी में दिए और चार ही पूछा जाता है, बोर्ड में 5 नहीं पूछा जाता है, ठीक है, याद रखो। प्रॉपर्टी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव पार्ट से जो है आपके, जिसका से नए प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, जिस पार्ट से डेवलपमेंट हुआ बच्चों उसको आप बोले वेजिटेटिव प्रोपेगुल, समझे। उस मेथड को हम लोग लेयरिंग में यूज़ करते हैं, ग्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं, आपका कटिंग में यूज़ करते हैं। ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज में आओ बच्चों, प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है बच्चों, उसमें फ्लावर पहले आएगा, अगर फ्लावर पहले आएगा तो बच्चों फ्रूट भी तो पहले आएगा, फ्लावर पहले आएगा तो फ्रूट भी पहले आएगा। फ्लावर में तो आगे हम लोग
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे कि फ्लावर में कैसे पॉलिनेशन हो रहा है जिससे फ्रूट्स आपका बनेगा, ठीक है ना। आगे आओ। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पहले क्या आता है, इसको याद रखने की जरूरत है बच्चों? नहीं है बिल्कुल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट हम लोग ग्रो किए उसमें फ्लावर और फ्रूट पहले आता है, किससे? जो सीड से होते हैं, जो सीड से होता है। आगे आओ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सीड बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। बनाना का एग्जाम्पल हो, बनाना में सीड होता है? नहीं होता है बच्चों। तो उसको कैसे नया प्लांट आते जा रहा है, धरती पे नए प्लांट्स बनाने कैसे आ रहे हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इतना अच्छा मेथड है जिससे कुछ प्लांट्स जो है, जैसे कि ऑरेंज भी हो गया आपका, रोज जास्मिन, जो कैपेसिटी लूज कर चुका है किससे के लिए? सीड बनाने का। इसको ग्रो नहीं कर सकते सीड से, ऐसे प्लांट को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से डेवलप कर लिए। अगेन अगला आपका एडवांटेज, अगला एडवांटेज, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से वो जेनेटिकली मोर जो है सिमिलर अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है ना। पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, जैसे इस प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराए बच्चों, काटे स्टेम को और नया प्लांट लगाए कटिंग के प्रोसेस से, तो ये जेनेटिकली मोर सिमिलर होगा अपने पेरेंट से, समझे? जेनेटिकली मोर। और आप अगर सीड से ग्रो किए किसी प्लांट, जैसे आम के गुठली से किए, ये एक नया प्लांट बनाए, तो ये जेनेटिकली सिमिलर उतना नहीं होगा अपने पेरेंट से। समझो कि बच्चों एक पेड़ पे जो है गुठली से आप जो है नया प्लांट बनाए और एक कटिंग से बनाए, तो कटिंग वाला जो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला वो जेनेटिकली मोर सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू जो सीड से हो रहा है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत फायदा। तो क्या फ़ायदा? फ्लावर और फ्रूटिंग पहले हो जा रहा है, बहुत फ़ायदे का चीज़ है, पहले हो जा रहा है। और जो ऐसे प्लांट जिसमें सीड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो गई थी, ऐसे प्लांट को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं। अगेन कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है ना। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग आपको पता होना चाहिए। आगे आओ बच्चों, टिश्यू कल्चर जो एनसीईआरटी में जो है ऑरेंज बॉक्स में दिया गया है, ये आपका क्या है? ये आपका ईस्ट का है, ठीक है ना। ईस्ट में देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इलोंगेशन हुआ, इधर न्यूक्लियस शिफ्ट किया, अगले स्टेप में सीधे काट दिया गया न्यूक्लियस को, उसके बाद अलग अलग जो है फ्रेगमेंट्स में काट दो। इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, काट दो, दो फ्रेगमेंट दिखाना बहुत, दो जो सेल दिखा दे रहे हो बहुत है। अगला जो अगले स्टेप में बट दो बन गया ईस्ट का डेवलपमेंट। ये आपका जो है क्या है? ये आपका है मल्टीपल फिशन है प्लाज्मोडियम में, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बोर्ड में कभी डायग्राम वगैरह ये सब का नहीं आता है। आ गया बच्चों टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या हो बच्चों, क्या किसी भी प्लांट के ग्रोइंग टिप से जो है आप टिश्यू काट लोगे, किसी भी प्लांट के, किसी भी प्लांट के आप ग्रोइंग टिप से क्या कर लो, ग्रोइंग टिप से क्या होगा, टिश्यू को कट कर लोगे। उस टिश्यू को कट करके आप कहाँ ले जाओगे? लैब में ले जाओगे। लैब में उसको ग्रो करोगे। वो प्लांटलेट जब थोड़ा सा बड़ा होगा, हर स्टेज में होगा, उसको ले आएगा, फिर मिट्टी में लगा दोगे, फिर वो ग्रो करेगा। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू कल्चर। तो आइए समझते हैं, एकदम ईजी है। ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट से क्या काट लिया आप? अब एक और बात बताओ, ग्रोइंग टिप पे क्या पाया जाता है प्लांट के? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। लैब में बच्चों इस पर तो थोड़ा सा आप हार्मोन भी डालोगे, ठीक है। क्या डालोगे? हार्मोन ग्रोथ कराने के लिए। देखो टिश्यू कल्चर हम लोग क्यों किए? ये डिजीज फ्री प्लांट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना, प्लांट में बीमारी कम हो, ठीक है ना, और अपने डिजायर को जो है फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। आ जाओ, टिश्यू कल्चर में क्या हो, न्यू प्लांट को ग्रो किया हम लोग, टिश्यू को रिमूव करके सेपरेट किए सेल को फ्रॉम ग्रोइंग टिप। और देखो नए प्लांट ग्रो किया हम लोग, टिश्यू को काटे, ठीक है ना, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट से क्या हुआ, तो सेल को कहाँ प्लेस किया हम लोग? आर्टिफिशियल मीडियम में, जहाँ पर वो रैपिडली डिवाइड करके स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बनाया जिसको कैलस कह दिए। देखो सेल को टिश्यू काट के ले गए, ठीक है ना, टिश्यू जो है सेल ही का बना है। इस सेल में रैपिड डिवीजन हुआ, क्या हुआ? रैपिड डिवीजन हुआ, और इसी सेल के ग्रुप को हम लोग कैलस कहते हैं। कैलस इज नथिंग, जब रैपिड डिवीजन हुआ सेल में तो आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है ना, इसी के ग्रुप को हम लोग कैलस कर दिए, तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैलस को हम लोग ट्रांसफर किया अनदर मीडियम में, जहाँ पे हार्मोन्स थे जो अगर आगे जो है ग्रोथ में और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेंगे। फिर प्लांटलेट्स को हम लोग जो है सॉइल में लगाएंगे और नया प्लांट बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखना सबसे पहले डिजीज फ्री कंडीशन, ठीक है ना, और डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर का। आगे इंपॉर्टेंट लाइन अंदर फ्रेगमेंटेशन, इसको आप खुद से देख लेना, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर आना, हाउ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू। तो कुछ एमसीक्यू बच्चों, प्रैक्टिस सेशंस तो लेने थे, ठीक है ना, लेकिन 30 मिनट्स हो चुके बच्चों, इसको खुद आप लोग कर सकते हो आराम से, डायग्राम में दिखा सकते हो। मैं मेगा प्रैक्टिस सेशन में अगेन ये सब करा दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है, आज शाम। तब तक के लिए जो है आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, बार बार लेक्चर्स देखते रहो। बायो जो है 5 नवंबर तक जो है
5 नवंबर तक ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है, 5 नवंबर तक ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स हम लोग ख़त्म कर देंगे दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर से पहले कोशिश करूंगा, ठीक है ना, कि रिवीजन भी वन शॉट से करा दूं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। अगले में जो हम लोग खत्म करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए बच्चों खूब मेहनत करो, अच्छा बोर्ड में रिजल्ट आपका आएगा।